वरना तो मेरे वाला ये जान खा जाएंगे आप। नमस्कार, न्यूज़ एनसीआर के फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का स्वागत है। आज ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद का ये 40वां एपिसोड है और जिसमें हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान आज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और आप सभी को इस लाइव का बहुत इंतज़ार था। जब से मैंने इस मैसेज को फ्लोट किया है तब से बहुत लोगों के मेरे पास सर के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस और सवाल आए और बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया। सबसे पहले मैं आपका परिचय देना चाहूँगा। आप डीसीपी राजेश चेची जी हैं और इस समय बावल के डीएसपी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद बेसिकली हमने जो एपिसोड और जो सीरीज़ चलाई है उसमें हम कोशिश हमारी ये रहती है कि हम फरीदाबाद और फरीदाबाद के आसपास के क्षेत्रों में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने इस महामारी के दौर में लोगों की मदद की, हम उनको लाइव जोड़ें ताकि वो दर्शकों से रूबरू हो सकें और लोगों को ये पता चले कि ऐसे गंभीर समय में जो लोग बाहर निकल के आए, जब लोग घरों के अंदर बंद थे और वो लोगों की सेवाएं कर रहे थे, तो कम से कम हमें लगता है कि इससे वो मोटिवेट होते हैं और हमें भी अच्छे लोगों से मिलने का एक मौका मिलता है। सर के बारे में मैं आपको बता दूं कि सर का फरीदाबाद से बहुत गहरा नाता रहा है। आप जब सर एएसआई थे तब भी इनकी फरीदाबाद के तिगांव में पोस्टिंग थी, उसके बाद एसीपी क्राइम रहे, एसीपी मुजेसर रहे और फरीदाबाद के लिए इन्होंने बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ काम किया। तो मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा और मैं सर से बात करूँगा और सर ही अब आपको बताएंगे कि उनका ये जीवन और कैसा रहा, फरीदाबाद में उन्होंने क्या क्या किया। तो सर सबसे पहले मेरा एक सवाल आपसे है कि आप एसीपी रहे फरीदाबाद में आपने बहुत सारे काम किए और बहुत अच्छे काम किए और अभी आप डीएसपी बावल हैं। एक तो बहुत बड़ी रैंक भी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाती हैं, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हो कि समाज के लिए भी समय निकालें और अपना जो जिम्मेदारी पुलिस की है उसको भी आप निभाते हैं, तो कैसे सब ये सब चीज़ मैनेज कर पाते हैं? असल में सारा मैं जो मानता हूँ प्रताप जी, सारा मामला है जी अपनी खुशी का। जी। आपको खुशी जिस चीज़ में मिलना शुरू हो जाए, आप अगर लग रहे हो, एक सीधा सा एक कंसेप्ट भी है कि आप जो चीज़ पाना चाहते हो, बीज जिस चीज़ का बोओगे वही मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतुष्टि का एक सादा बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप दूसरे को खुश करो तो आपको खुशी मिलेगी। जी जी। अब एक क्राइम करके आया है बदमाश कोई किसी तरीके का, तो मैं चाहूँ कि मैं उसको खुश करने के लिए और मैं उसको छोड़ दूं या उसको कुछ रियायत दे दूं, तो वो तो मेरे फ़र्ज़ के ख़िलाफ़ है। परंतु एक विक्टिम जो आता है, जो पीड़ित एक आया हमारे पास, तो वो पुलिस के पास राजी खुशी में आमतौर पे आदमी बहुत कम आता है। कोई नौकरी लगी तो वेरिफिकेशन के लिए, कोई किराएदार की वेरिफिकेशन के लिए, अदरवाइज़ तो संकट के समय में ही आएगा। तो उस टाइम वो नीड है, उसको ज़रूरत है सहानुभूति की, मदद की, आश्वासन की। तो वो जितना बन पाता है, जितना करें, वो बस इस भावना के साथ, ताकि दूसरे को खुशी करने में खुद को खुशी मिलती है जी। और वो फिर परिपक्व होता चला गया जी। और टीम बन गई और सबका सहयोग है। सर आप जब आप फरीदाबाद में पोस्टेड थे तो उस समय आपने एक सेफ एंड सिक्योर फरीदाबाद का गठन किया था ताकि लोगों, पुलिस और जो लोग हैं, यानी कि पीपीपी एक तरह से कह सकते हैं, तो उन लोगों में सामंजस्य ठीक से रहे और सभी की कहीं ना कहीं मदद की जा सके। अगर किसी कोई पुलिस तक नहीं पहुंच पा रहा है या पुलिस से डरता है तो एक वो भय का माहौल जो था वो ख़त्म करने की कोशिश की और क्राइम को भी कंट्रोल करने की कोशिश की आपने। तो वो कैसे आपके माइंड में आया कि एक इस तरह से कोई एसएसएफ का गठन करना चाहिए? मैं बताता हूँ, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस, अब उन्होंने नाम चेंज कर दिया हालांकि जी, और हिमाचल पुलिस, ये चलती हैं पंजाब पुलिस रूल से जी, पीपीआर। पूरा कैसे आप अपॉइंटमेंट होगी, किस तरह से आप इन्वेस्टिगेशन होगी, ट्रांसफ़र होगी, प्रमोशंस होगी, सब कुछ पूरा पुलिस रूल्स हैं जी। तो उसको बोलते हैं पीपीआर, पंजाब पुलिस रूल्स। तो यहाँ भी किताबें पढ़ी हुई हैं मेरे पास। तो वो पंजाब पुलिस रूल्स के 3 जो पार्ट्स हैं, 3 पार्ट में डिवाइडेड है वो। तो वो तब अंग्रेजों के टाइम से वही, अभी भी वही चल रहा है हालांकि। तो मैंने वो पीपीआर का मतलब जो था ना, वो ठीक है पीपीआर से पुलिस चलती है, पर पीपीआर का मतलब मेरे दिमाग में जो आया वो ये कि पुलिस पब्लिक रिलेशन या पब्लिक पुलिस रिलेशन, पीपीआर जी जी। तो वो तो पीपीआर से तो सब कुछ गवर्न होता ही है, पर साथ में मैंने सोचा कि पब्लिक पुलिस का जो एक गैप है
वो ख़त्म होना चाहिए। तो मैं, क्योंकि मैं एसीपी क्राइम था फरीदाबाद में उस दौरान जी। और क्राइम का या तो पुलिस से वास्ता पड़ेगा या क्रिमिनल से पड़ेगा, पब्लिक से कट जाता है थोड़ा सा क्राइम का अफसर जो भी होता है। परंतु बिना पब्लिक की मदद के तो कोई भी काम सफल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, कुछ निकालनी है, तो लोग आजकल थोड़ा सा एक रिजर्व हो गए, कहीं एक्सीडेंट भी हो गया ना तो वो बताते नहीं है कि कहीं तुझे ना बुला ले। जी जी जी, हाँ, डरते हैं। तो वो डर ख़त्म करने के लिए, वो गैप ख़त्म करने के लिए मैंने लोगों से बातचीत शुरू की, जो कुछ सम्मानित लोग थे शहर के। जी जी। और वो धीरे धीरे फिर वो इस तरह का एक सिचुएशन आ गई कि हज़ारों लोग उसमें इकट्ठे हो गए। तो हमने फिर पहले एक ग्रुप बनाया शुरू में, उसका नाम था सेफ एंड सिक्योर फरीदाबाद SSF। फिर उस संख्या बढ़ती हुई देख के फिर थाना वाइज बनाना पड़ गया था। जी जी जी। और बहुत सारी इनपुट्स आती थी, कहीं नशे की, गोली की, कहीं एक्सीडेंट की, कहीं ब्लैक फिल्म की, और वो ग्रुप्स में हम फिर उसको मोटिवेट करने के लिए उसको सर्कुलेट भी करते थे कि देखो जी हम ये इसमें आपका हमने ये एक्शन भी किया है, क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं कि जो मैंने इनपुट दी है फिर उस पर कुछ एक्शन नहीं हुआ तो बेकार है। तो फिर उसको हम आगे जो भी एक्शन होता था उसको ग्रुप में डालते भी थे, नाम कभी डिस्क्लोज नहीं करते थे कि किसने बताया। तो इस तरह से, और एक सुबह की 5 किलोमीटर की संडे को वहाँ उसमें रनिंग भी अक्सर करते थे वहाँ हम स्टेडियम के आसपास से। तो बहुत लोग जुड़े और बहुत फ़ायदा हुआ उससे हमारा। पर्सनली मैं कहता हूँ एज ए क्राइम के अफसर, तो बहुत सारी इनपुट्स आती थी। सर लेकिन अभी जब से आप बावल पोस्ट साल के करीब हो गए मेरे को फरीदाबाद छोड़े हुए। जी जी। क्योंकि मैं फिर पंचकुला गया, फिर मैं सिरसा चला गया था, और सिरसा से अब 1 साल से तो मैं बावल हूँ। जी। तो वैसे तो लोग संपर्क में, पर ग्रुप्स में क्या एक्टिविटी चल रही है वो मैं संपर्क में नहीं हूँ, क्योंकि वो सरकारी नंबर था जो ग्रुप्स में था। जी जी। तो जैसे ही मैंने वो वहाँ से वो ट्रांसफ़र हुई तो सरकारी नंबर पर ही हैं वो सारे ग्रुप। तो इस बारे में जो वर्तमान ACP क्राइम है, या तो वो या जो लोकल ऑफिसर जो जुड़े हुए थे, वो बता पाएंगे। जी जी जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं खुद भी सर के SSF का जब गठन हुआ था उसके कुछ समय बाद मैं खुद भी जुड़ा, और मैं सर ने एक बड़ी अच्छे से उसको मैनेज किया था कि थाना वाइज कैप्टन्स बनाए थे, चौकी वाइज बनाए थे, और हर क्षेत्र में कोई ना कोई कैप्टन आपके SSF का होता था, और मैं खुद ओल्ड थाने का कैप्टन रहा हूँ। और पुलिस का सहयोग सर मैं आपको पर्सनली बताना चाहूँगा कि जब SSF सुचारू रूप से शहर में काम कर रहा था तो उस समय पुलिस के लोग भी बहुत मदद करते थे हमारी एज ए कैप्टन, और वो हमारी सुनते भी थे। अगर हम कोई भी शिकायत या कोई भी किसी को न्याय के लिए हम किसी को साथ लेकर जाते थे तो वास्तव में काम होता था। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप काफ़ी पॉजिटिव इंसान हैं और बड़े उदार व्यक्ति हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आप मेरे पीछे एक कुर्सी देख रहे हैं, ये सर की जो मेन कुर्सी है आप उस पर नहीं बैठते हैं, और आज हम जो प्लास्टिक की चेयर देख रहे हैं ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं है। जब हम यहाँ पर आए थे तो सर इसी चेयर पर बैठे हुए थे, तो मैंने सर से ये कहा कि सर उस कुर्सी को आपने पीछे क्यों रखा हुआ है, तो वो कहते हैं कि मेरे सामने टेबल के उस तरफ जो लोग हैं मैं उनके समान ही रहना चाहता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मैं ऊँची कुर्सी पर बैठूँ और वो प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे। तो ये आपकी बहुत उदारता है सर, इसके लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं, और बहुत अच्छा काम आप समाज के लिए कर रहे हैं। सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अब जैसे आप बावल में हैं, जो मुहिम आपने वहाँ पे एक अच्छी चलाई, तो क्या बावल में भी इस तरह का कोई आप यहाँ पर भी संगठन बनाया? बावल में ना जी कोई मतलब ये देहात का एरिया है। जी जी जी। मेरे पास जैसे 2 थाने हैं, तो 2 थानों में 100 के करीब गांव हैं, तो वो सारा देहात है जी। बावल इटसेल्फ भी एक छोटा कस्बा है, बड़ा गाँव, बड़ा वो नहीं है, छोटा सा कस्बा है। इंडस्ट्रीज एरिया है, वो इंडस्ट्रीज एरिया का उनको ज़्यादा, वो बाहर से आते हैं काम करना, वापस दिल्ली गए, गुड़गांव गए, मतलब उनको ज़्यादा वो नहीं है। हालांकि ग्रुप यहाँ भी हमने फॉर्म किया एक SSB करके, सेफ एंड सिक्योर बावल, और उसमें ज़्यादा भी नहीं है, 20-25 लोग ही मैंने जोड़े थे जो बावल के थोड़े से इस तरह के लोग थे, थोड़े संभ्रांत, परंतु उसमें कोई ज़्यादा इफेक्टिवली काम नहीं हुआ कुछ भी। इनको बहुत बार मोटिवेट भी किया गया, परंतु यहाँ क्योंकि ना तो इतना क्राइम है कुछ भी, हर आदमी दूसरे आदमी को जानता है जी जी से जी। तो वो वाली सिचुएशन, जैसे क्योंकि सिटी टू सिटी क्राइम की सिचुएशन, पब्लिक की मेंटलिटी, पुलिस का जो एक वर्किंग स्टाइल है वो सब अलग होता है, क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया। तो यहाँ मेरे को नहीं लगता कि इस तरह का कोई काम मतलब SSB या SSF की तरह से कोई ज़रूरत है। जी जी जी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट, तो यहाँ ऑलरेडी क्राइम रेट कम है। हाँ जी जी जी, शांति है यहाँ। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब सर फरीदाबाद में ही ACP थे
तो उस समय इनकी बिटिया की शादी हुई थी और उसमें शादी में जो भी कन्यादान के तौर पे जो बिटिया को जो उपहार लोग दे के जाते हैं, उस पूरे के पूरे अमाउंट को इन्होंने एक वेलफेयर सोसाइटी को, जो प्रयास वेलफेयर सोसाइटी है, उसको इन्होंने दान किया था। सर आप मतलब कैसे ये मोटिवेशन कैसे मिलता है आपको, कैसे इन चीज़ों को कर पाते? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि फरीदाबाद में रहते हुए ना आपने बहुत अलग ही काम किए हैं, बहुत डिफरेंट तरीके से काम किए हैं आपने, तो कैसे आपको मन में आया कि ये सोसाइटी को देना है? बिटिया का वो था असल में क्या हुआ था, मैं बेटी की शादी 2000 मतलब 3 साल पहले लगभग की थी, तो 3.5 साल पहले, तो मैंने कार्ड को छपवाया नहीं था जी। एक व्हाट्सएप मैसेज से ही सबको इनवाइट किया था जी। और मैंने उसमें 2 बातें लिखी थी नीचे, रिक्वेस्ट एक अपनी तरफ से कि अगर आप कन्यादान नहीं देंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा जी। और दूसरा ये लिखा था कि अगर आप 50 किलोमीटर के दूर से आ रहे हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए मैंने आपको इन्विटेशन दिया है, पर आप नहीं आएंगे तो भी मेरे को अच्छा लगेगा जी जी। मैं नहीं चाहता कि आपका समय खराब हो या आपका एनर्जी ख़राब हो पेट्रोल फूक के यहाँ बेवजह जी। पर बहुत प्यार सबका, बहुत से लोग उसमें मेरे ख्याल से 10% लोग ऐसे थे जो अनइनवाइटेड इन्फॉर्मेशन उनको किसी माध्यम से मिल गई थी, जो आए थे। ये प्यार है सबका, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ सभी भाइयों का जी। और कन्यादान का भी ऐसा था, जैसे अब वो लोग शुरू हो गए ज़बरदस्ती के, वो कोई लिफाफा लेके आ रहा है, दे रहा है, तो फिर मैंने 2 आदमी बिठा दिए, भाई लिखते रहो जो भी आ रहा है। और रात को वो जब जोड़ा तो वो 12,78,000 समथिंग रुपए हो गए, तो मेरे को भी नहीं आइडिया था। मैं सोचा था कि थोड़ी बहुत आ जाएगी कि इतना पैसा इकट्ठा अभी लोग कर देंगे दान के रूप में जी। तो अब मैंने सोचा कि जो मेरी बेटी जा रही है, 1 रुपये की शादी थी वो जी। तो वो जो मेरे जो रिश्तेदार थे, जो बेटी के जो इनलाज हैं, वो यहीं बदरपुर यहाँ मोलडबंद गांव से ही हैं जी जी। और चपराना फैमिली है, राजेश ही नाम है मेरे समझिए अच्छा। तो उनकी तरफ से कोई ना तो वो लेने के लिए था, ना कोई डिमांड थी, ना कुछ थी। तो मैंने सोचा फिर मैं क्या करूँगा इस पैसे का, भगवान ने वैसे ही ठीक कर रखा है। तो मैंने प्रयास को संपर्क किया और वो 10,78,000 रुपये रात को ही उनको हैंड ओवर कर दिया था, क्योंकि मैं क्या घर जाएगा तो हो सकता है कुछ मेरे ही मन में कुछ खोट आ जाए। तो हालांकि वो 2 दिन बाद उन्होंने बताया कि कैश नहीं ले सकते हम, आप इसको बेटी के अकाउंट में डलवाओ और चेक से ट्रांसफ़र करो जी। तो फिर वो ताकि वो दान के रूप में जा सके। हाँ, वो ऑनलाइन, तो वो कह रहे 2,000 से ऊपर हम नहीं ले सकते कैश जी। तो वो उसके अकाउंट में डला और फिर वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र या चेक से ट्रांसफ़र हुआ था उसके खाते में। तो वो मकसद ही कुछ ये था कि अच्छा है, क्योंकि आपने देखा होगा उस शादी में मैंने एक अनाथालय से बच्चे भी बुलाए थे। हाँ जी बिल्कुल। और वो अनाथालय के जो बच्चे थे वो सारे बिल्कुल अंडर प्रिविलेज थे। तो जब मेरे मन में ये विचार आया तो 1-2 भाई ने कहा जी आप शादी में क्यों उनको बुलाते हो, उनके लिए खाना भिजवा देते हैं वहाँ। तो मैं कहा यार खाना तुम 2 आइटम भेज दोगे, 4 आइटम भेज दोगे, बच्चे जो इन्जॉय करेंगे यहाँ पे ये हर एक चीज़ का, और जिस तरह डीजे वीजे डांस वांस का, तो मैं कहा सबसे पहले खाना वही खाएंगे। तो वो एक स्कूल ओनर थे, उनसे रिक्वेस्ट करके हमने वो 3 या 4 बसें ली थी और उसमें वो बच्चे सारे पहले आए। हाँ। उन्होंने खाना वाना खाया, पूरा एंजॉय किया। हाँ बिल्कुल, नाच गाना पूरा किया, खाना वाना खाया, शादी शुरू हुई थी जी 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 जी। तो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। आप इंसानियत की मिसाल हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बिटिया की शादी में गरीब बच्चों को आपने खाना खिलाया और ये पूरा फरीदाबाद शहर इस बात को जानता है और वाकिफ़ है, और सर के नेचर के बारे में भी पता है। आप काफ़ी उदार हैं सर। मेरा आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे कुछ सवाल अपने फ़ोन में लिखने पड़े जिनको मैं सर से पूछ रहा हूँ। तो एक सवाल और है कि आप काफ़ी आउट ऑफ द वे जाके काम करते हैं, और हो सकता है कि पॉकेट से भी खर्चा करना पड़ता होगा, क्योंकि और तो कोई ऐसा कोई साधन है नहीं, तो आप अपनी पर्सनल पॉकेट से खर्च करते हैं। तो कैसे इन सब चीज़ों को कर पाते हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यार ठीक है बहुत सारी संस्थाएं हैं, इनकी भी तो जिम्मेदारी ये करेंगे, मैं क्यों करूं? असल में ना मैं इसमें भी चोरी कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं जी। मेरी एक गुरु, मेरे को जब मैं गुड़गांव मेरी पोस्टिंग थी, मैं एसीपी क्राइम गुड़गांव था फरीदाबाद से पहले जी। तो तब एक मेरी गुरु मेरे संपर्क में आई, गुरु माँ हैं, मैं बोलता हूँ उनको गुरु माँ, उनका नाम सुभावना है। वो सोना के पास जंगल में घर बना के रहती हैं और वो हीलिंग करती हैं, और मेरे को भी हीलिंग सिखाई। तो उन्होंने ये बताया कि आप अगर अपनी कमाई का 10% खर्च नहीं करोगे, अपनी कमाई का एग्जैक्ट 10% निकाल के अगर आप खर्च नहीं करोगे
तो आपका या तो चोरी में जाएगा या बीमारी में जाएगा या कहीं ना कहीं डैमेज। वो 10% कुदरत का कुछ नियम है, वेद में ऐसा लिखा हुआ है कि वो 10% आपका जाएगा। तो मैं तो वो 10% नहीं करता हूँ, अभी भी नहीं कर पाता हूँ, सच्ची बताता हूँ। मैं कुछ % उसमें से कोशिश करता हूँ कि जो अब मेरी जो अर्निंग है उसमें से मेहनत से एक तो कमाई जाए। आज की डेट में समाज में कहते हैं ना जी, समाज बिगड़ रहा है, समाज बिगड़ रहा है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। बिल्कुल। तो आपके मन ही है सारी बीमारी की जड़। आपके मन में लालसा आएगी कि भाई मैं ये छोटे घर में क्यों रह रहा हूँ, दूसरे बड़ा घर में क्यों रह रहा है, ये वो, इस तरह की जो चोरी और या बेईमानी या अच्छी बातें भी मन में ही आती हैं। तो जब मैं अन्न अगर खाऊंगा, भ्रष्टाचार का, करप्शन का पैसा इकट्ठा करके घर में लेके जाऊंगा, उसी का मैं अन्न लेके आऊंगा और वो अन्न मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा और खुद भी खाऊंगा, तो मेरे मन में निश्चित रूप से वो उल्टी बातें आएंगी। तो मैं वो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो 10% जो देना चाहिए ना, उसका भी मैं कुछ % ही कर पाता हूँ हर महीने या साल में, जो किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद हो जाए जी। तो सर एक चीज़ और, जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि युवा जो है वो नशे की तरफ काफ़ी बिल्कुल अग्रसर है जी, और इसकी वजह से क्राइम भी बढ़ता है। जब नशा करेगा इंसान तो वो मानसिक संतुलन उसका ख़त्म हो जाता है और तो वो फिर क्राइम की तरफ ही जाता है। तो क्या इस चीज़ पे आपने कभी विचार किया कि इसको कैसे कम किया जा सकता है? अभी मैं सिरसा 2.5 साल रह के आया जी। जो सिरसा कंपैरेटिवली हमारे रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुड़गांव से वहाँ नशे का थोड़ा सा ज़्यादा है प्रकोप। अभी मैंने वहाँ नोटिस किया, वहाँ SP साहब थे हमारे, अरुण नेहरा साहब, उससे पहले हामिद अख्तर जी थे, और जो भी पुलिस अफसर होते हैं वहाँ नशे पे पूरा काम करना पड़ता है। मेरे दौरान 2 SP साहब रहे तो वो पूरा काम करते थे। अरुण नेहरा साहब ने भी पूरी जान लगाई। तो वहाँ हमने निकाला क्या मुख्य कारण क्या है निर्णय में। माँ बाप क्या हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप सर्विंग हैं, माँ बाप के पास फुर्सत बची नहीं बच्चों के पास बैठने के लिए। वो या तो बच्चों को पिंडा छुटाने के लिए टीवी पकड़ा दिया या उसको मोबाइल फ़ोन दे दिया और खुद अपनी मस्ती में मस्त हैं। मतलब एक बच्चा जो दिन में 2 बजे आना चाहिए घर पे और वो 4 बजे आ रहा है, माँ बाप को ये फुर्सत नहीं है भाई तू था गाँव से, ये तो पूछ लो। क्योंकि देखो संस्कृत में भी कहा गया है ना भाई 5 साल तक बच्चे से आप प्यार करो, और 5 से लेकर 15 साल तक उसमें लिखा हुआ है वर्ष। मैं संस्कृत का श्लोक रिमाइंड नहीं कर पा रहा, पर उसमें ताड़ेत शब्द है उसमें। अच्छा। कि ताड़ेत का मतलब देसी भाषा में निकाल लिया जो हमें सिखाया गया था पिटो, पर ताड़ने का मतलब पीटना नहीं है, ताड़ने का मतलब वाच करना। आप बच्चे को चोर की तरह से वाच करो कि जैसे पुलिस चोर को वाच करती है, ऐसे 15 साल की उम्र तक कहा गया है। हालांकि अब थोड़ा सा वो टीन एज का मैं पीरियड कहूँगा। टीन एज में माँ बाप को खास तौर पे बच्चे को अगर वो वॉच नहीं करेंगे वो तो वो कहीं ना कहीं, आप सौभाग्यशाली हैं तो बढ़िया है। एक तो अगर आप गलत पैसा लेके आ रहे हो तो अन्न खराब हो गया तो मन खराब होगा, ऊपर से आपने उसको वॉच नहीं किया तो फिर वो बच्चा कहीं भी गलत लाइन पे चला जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये है बच्चे को माँ बाप जो टीचर हैं वो उनको एजुकेशन देने से मतलब है, संस्कार भी देते हैं ऑब्वियसली, परंतु माँ बाप की सोल जिम्मेवारी है, अकेले माँ बाप की जिम्मेवारी है कि तुमने पैदा किया तो इसको एक अच्छा नागरिक बनाओ। तो उसके लिए सिर्फ उसको ताड़ना शुरू कर दो, उसको वॉच करो कि वो कौन उसके यार दोस्त हैं, वो खाना अगर आज नहीं खा रहा तो क्यों नहीं खा रहा, या ज़्यादा खा रहा है तो क्यों खा रहा है। तो थोड़ा सा माँ खास तौर पे फादर से ज़्यादा माँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माँ देखे कि ये इसकी हेल्थ अगर डाउन होती जा रही है, टाइम पे आना जाना, सोने का टाइम चेंज हो गया, उठने का टाइम चेंज हो गया, तो इसका मतलब शुरू में उसको पकड़ दिया तो पकड़ लिया, नहीं तो नहीं। दूसरा चेन सिस्टम चलता है नशे में ना, जैसे चिट्टा बोलते हैं उस सिरसा में, वो हेरोइन को या कोई भी नशा है तो वो चेन। गांव में जैसे एक आदमी ने मान लिया नशे किसी कारण वो नशेड़ी बन गया, फिर वो क्या करता है, उसको पैसा चाहिए, पैसा वो कमाने लायक रहता नहीं, वो चोरी कहाँ तक करेगा। फिर वो क्या करता है, नए 2 ग्राहक ढूंढता है, पहले एडिक्ट बनाता है वो नए 2 लड़कों को या 4 लड़कों को कि भाई देखो फ्री में एक बार टेस्ट करके देखो या सूंघ के देखो। वो जैसे ही वो बच्चे 1-2 बार करते हैं फिर वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए वो 2 ग्राहक बन गए नए। तो वो फिर वो ग्राहक जो है वो चेन बनती है, वो आगे जो 4 एडिक्ट बन गए फिर उनको चाहिए आगे पैसे, तो वो एक चेन सिस्टम बन गया वो। तो वो क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उसको समाज में भी अब क्या कहते हैं, नशेड़ी कहना शुरू कर देते हैं, और नशेड़ी जिसको कह दिया वो खुद ही बेचारा स्टिग्मा हो जाता है उसके लिए, एक वो अकेला रहना शुरू हो जाता है, फिर वो नशे में करेगा।
तो ये तो बहुत बड़े लेवल पे काम होना चाहिए इसमें, क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, पर जब तक हर आदमी, हर माँ बाप नहीं लगेगा साथ में, वो खुद अवेयर नहीं होगा कि मेरा बच्चा रात को 8 बजे घर में नहीं है तो, या 10 बजे घर में नहीं है। अब आप गाँव में चले जाओ, चाहे शहर में चले जाओ, आपको 10-10 की 5-5 की टोली में बाहर बैठे हुए ग्रुप में मिलेंगे बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है भाई, क्यों बाहर बैठा हुआ है, तू घर में बैठ, उसके साथ बात करो, बैठो, तो अपने आप सुधर जाएगा सब कुछ। सही बात है सर। ये जो नशा मुक्ति केंद्र में मेरी भी ये इच्छा थी कि मैं इस पर सवाल पूछूं आपसे, जो नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर ये जो बनाए हुए हैं जगह जगह, फरीदाबाद में भी है, क्या ये सच में कारगर साबित है? ये नशे की लत छुड़ा पाते हैं? दरअसल हाँ, किसी हद तक वो छुड़ा देते हैं अगर वो साइंटिफिक तरीके से करते हैं, क्योंकि नशे को छुड़वाने के लिए उसकी बॉडी की डिमांड हो जाती है। जो एडिक्ट हो जाता है ना, उसकी बॉडी की डिमांड है कि उसको चाहिए वो, तो उसको डॉक्टर्स जो हैं वो दवाई के रूप में वो थोड़ा सा डोज ही देते हैं शुरू में, पर वो एक तरीका है, वो धीरे धीरे उसको घटा घटा के और वो 0 पे ले आते हैं। अच्छा। मैंने ऐसे बच्चे वहाँ मिले मेरे को। एक लड़का था जो इतना ज़बरदस्त बॉक्सर था, जो ओलंपियन भी बन सकता था या ओलंपिक में मेडल भी लाता वो हिंदुस्तान के लिए। उसने खुद ही बताई कि मैं इस लेवल पर मेरी प्रैक्टिस चल रही थी और वो एकदम से नशे के चक्कर में पड़ गया और ज़बरदस्त नशे के चक्कर में बर्बाद हो गया, और फिर एकदम से उसने छोड़ दिया। विल पावर मजबूत थी, कुछ सपोर्ट मिली दवाइयों की और डॉक्टर्स की इस तरह से, और उसने वो छोड़ दिया। तो अगर किसी के घर में कोई हो भी जाता है तो सरकारी नशा मुक्ति केंद्र भी हैं, प्राइवेट भी हैं, तो वहाँ पे कुछ हद तक ठीक हो जाता है। बाकी तो वो खुद की विल की बात है, जिसकी विल पावर मजबूत है वो छोड़ देता है। आपको बता दें कि सर की फ़ैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, और हमारे फरीदाबाद में तो बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है सर आपके, और बहुत सारे फैंस हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी जैसे कहा कि जब से मैंने सर के इंटरव्यू के बारे में अपने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने शहर के लोगों को भेजा, तो बहुत सारे लोगों को मेरे पास फ़ोन आए, मैंने पहले भी कहा। और एक तो मेरे सामने अभी हमारे कैमरे पर मेरा सहयोग कर रहे हैं ब्रिज पंडित जी, उन्होंने कहा कि मैं खुद साथ लेकर चलूँगा और मैं सर का इंटरव्यू करवाऊंगा और मैं खुद ही साथ जाऊंगा। तो आज मेरे साथ भी आए और मेरे कैमरे पे मेरे साथ सहयोग भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे और भी थे, आप आरजे भावना जी, गौरव भारद्वाज जी, परवेश मलिक जी, एकता जी, परशुरमन जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पर्सनली मुझे मैसेज करके और बात की। और अभी भी कुछ सवाल आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि कुछ 1-2 सवाल इसमें से भी ले लें जो हमें ऑनलाइन के माध्यम से आ रहे हैं। इसमें परवेश मलिक जी हैं, वो कह रहे हैं कि सर आपके दिशा निर्देश पर आज भी लगातार हम सेवा कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी फरीदाबाद वापस आ जाएं, और जो यह बाल शोषण यौन शोषण का जो है, बच्चों के साथ जो यौन शोषण का मामला है, इस बारे में आप काम करें, और इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली मैं जो आपने ये नाम लिए जितने भी सारे ही वो हैं जेम्स जी सारे है ना जी, ये जेम्स हैं। और इनमें से प्रवेश मलिक जी जो हैं, ये तो खुद ही एक संस्था है जी जी ना, खुद ये एक संस्था है जी, और ये हमेशा समाज सेवा के काम में लगे रहेंगे। कभी ड्राइंग कंपटीशन करवाना, कभी बच्चों के लिए कुछ, कभी गरीबों के किताबें बांटना, कभी कुछ बहुत बड़ा। और आजकल मैं आपको और बता दूं कि ये एक वृद्धाश्रम का एक उन्होंने प्रोजेक्ट ले रखा है, उसके लिए ज़मीन ले ली है। अच्छा। अभी उस पर कंस्ट्रक्शन के लिए इनके पास अभी धनराशि नहीं है, तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि जुटा पाएँ उसको। बहुत बढ़िया है, 5-7 साल की नौकरी है, फिर हम भी इस सेवाएं लेंगे बहुत अच्छी बात है। परंतु ये जो यौन शोषण की जहाँ तक बात है ना सर, ये देखो आप स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। हाँ। आप यहाँ से गुजरात में चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, आपको लड़की रात को 12 बजे अकेली जा रही है, कोई ऐसे नज़र उठा के नहीं देखता। तो ये कल्चर की बात है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि भाई उन स्टेट्स में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है मेल्स को कि वो लड़कियों की तरफ देखते भी नहीं है इस तरह से। और तो ये कुछ स्टेट्स में इस तरह का है कि थोड़ी जैसे लिटरेट स्टेट है केरला जैसे, आपका तो मेरे को नहीं पता, पर कुछ साल पहले का डेटा अगर उठा के देखो NCRB का, तो 100% लिटरेट स्टेट, परंतु फिर भी क्राइम अगेंस्ट वीमेन का जो फिगर था वो उनका अच्छा खासा इंडिया में टॉप या शुरू के 2-3 में रहता था। जी। तो एजुकेशन भी इस चीज़ के लिए वो नहीं है जिम्मेवार के आदमी सुधर जाएगा। ये तो संस्कारों की बात है जी। तो वो संस्कार कहाँ से मिलेंगे? वो घर से मिलेंगे। वो घर में कहाँ से मिलेंगे? खाने से मिलेंगे। हम खाना खाते हैं, भंडारे का भोजन खाते हैं ना, भंडारे का सिंपल आलू पूरी की सब्जी बनती है जी, उसका जो स्वाद है वो 5 स्टार होटल नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात, क्योंकि वहाँ भाव अलग होता है। वहाँ भाव है दानकार वो। तो जो माँ जो खाना बनाती है ना, अगर वो इस भाव से खाना बनाएगी कि जो मेरा खाना खाने वाले का मन, तन और मस्तिष्क सब संतुष्ट होगा,
तो वो निश्चित रूप से वो बच्चे में संस्कार जाएगा। सर आपने बहुत सारे क्राइम केसेस को सॉल्व किए हैं। अभी कुछ समय पहले लॉकडाउन के दौरान ही जब फरीदाबाद में काफ़ी पीक टाइम पे कोरोना चल रहा था, उस समय एक 5 साल की बच्ची के साथ एक फरीदाबाद के एक अच्छे घर का लड़का, उसने अपने ही दोस्त की बेटी को बहाने से घर से बाहर लेकर गया और उसके साथ दरिंदगी की। तो उस समय इस तरह के व्यक्ति की मानसिकता किस तरह की रहती होगी? क्या इनके मन में आता है, क्या ये सोचते हैं? क्योंकि आपने तो काफ़ी डिटेल में इन सब चीज़ों पर काम किया है। असल में होगा क्या जी कि आपको आएगा कहाँ से आइडिया? जी, आइडिया आएगा कहाँ से? जैसे आपके यार दोस्त हैं और जैसा आप साहित्य पढ़ते हो। जी जी। अब साहित्य में ये भी आ गया है, हमारा फ़ोन में फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर, जो भी सोशल मीडिया के हैंडल, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये भी एक तरह से इनपुट का माध्यम हो गए हैं। जी 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 जी। तो अब वो डिपेंड करता है कि आदमी के दिमाग में क्या होता है। जो कर्म करना होता है ना, जो कर्म करना, आध्यात्म की दुनिया में कर्म करने का मतलब ये होता है, विचार से भी कर्म होता है। कि मान लिया मेरे मन में आ गई कि मेरे को मोबाइल फ़ोन चोरना है और मैंने लिया, चोर लिया, तो एक कर्म हो गया मेरा। पर मैंने सोचा कि चोरना है, चोरूँ ना चोरूँ, फंस जाऊँगा, कोई देख ना ले, कभी पकड़ा ना जाऊँ। जितनी बार मैंने सोचा ना, उतनी बार मेरा कर्म होता चला गया। हाँ। तो वो जो आदमी फिर वो मजबूत होता चला जाता है। वो आप देखोगे क्रिमिनल्स जो होते हैं, प्रोफेशनल्स, वो एक मर्डर कर दिया, वो थोड़े दिन में कोर्ट कार्ड से जुगाड़ करके सेट होकर आ जाते हैं, फिर निकलते फिर करेंगे कोई ना कोई काम। हाँ, फिर वो क्राइम की तरफ और मोटिवेट हो जाता है, वो अपने आप मजबूत होता चला जाएगा वही काम। तो वो जो एक नेगेटिव विचार उसके दिमाग में एक बार आया, फिर 2 बार आया, फिर 4 बार आया, वो मजबूत होता चला गया। तो ये सोशल मीडिया पे या ये यूट्यूब और जो ये हमारे आजकल के ये जो आधुनिक ऋषि, मैं तो कहूँगा, सब कुछ ज्ञान भरा पड़ा है और उतना ही अज्ञान भी भरा पड़ा है जी। तो वो डबल एज्ड वेपन है, दुधारी तलवार है, वो आप पे डिपेंड करता है आप उसमें से क्या छांटते हो। तो वो हमारा तो हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या सिख धर्म या जो भी धर्म हमारे हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुराई तो कोई सिखाता नहीं है, सभी अच्छी अच्छी बातें ही सिखाते हैं जी। पर वो जैसे खेत में खरपतवार अपने आप उग जाते हैं ना, उसको उगाने के लिए कोई आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, तो ऐसे वो वीड्स या खरपतवार या गंदगी तो अपने आप उगती है, उसको तो रोज़ साफ़ करना पड़ेगा सुबह बैठ के। सही बात है। अच्छा सर, एक सवाल और ले लेते हैं, काफ़ी सवाल इसमें आ रहे हैं। तो एक सवाल है ये अनिल चेचे जी का, ये कह रहे हैं कि सर कृपया होमगार्ड के जवानों को जरूर व्यवहारिक ज्ञान दें, क्योंकि वो आम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। हाँ, होमगार्ड और पुलिस और सबको ही ज़रूरत है इस तरह की, क्योंकि मैं भी हालांकि इसी परिवार का एक हिस्सा हूँ, वर्दीधारी जी। वो उसमें चाहे होमगार्ड हैं, चाहे एसपीओ हैं, चाहे पुलिस हैं, आम आदमी को नहीं दिखता, वो सिर्फ उसको खाकी नज़र आती है। तो ये नैतिक शिक्षा तो सभी को आवश्यक है और सबको ज़रूरी है। तो इसमें पीछे भी चर्चा हुई थी कि ट्रेनिंग में भी एक नैतिक शिक्षा का पार्ट, एक मोटिवेशनल स्पीकर को बुला के इस तरह का किया जाएगा। और मैं जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग रही है, गुड़गांव में तो मैं रेगुलर क्लास 1 घंटे की लगाता था, रोज़ाना 70 पुलिस ऑफिसर्स बुलाता था, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक, और उनको 1 घंटा रोज़ नए आते थे वो। तो उनको मॉरल यही सिखाता था कि आप कोई आदमी आपके पास आया या सड़क पे आपका खड़ा हुआ मिला, तो मान लिया कि आपका रिश्तेदार आ गया और आपने उसकी चेकिंग करनी है या उससे बातचीत करनी है, या वो आपके पास थाने में आ गया, आपका कोई रिलेटिव, वो आके कहता है जी मेरे साथ ये वारदात होगी, या मेरी लड़की गायब हो गई, या लड़का गायब हो गया, घर में चोरी होगी, कोई भी इंसिडेंट हो गया, तो आप कैसे करोगे उसके साथ व्यवहार, कैसे करोगे? हमारे VN राय साहब थे, हमारे पुलिस के IPS अफसर थे, ADG, वो रिटायर हो चुके, उन्होंने संवेदी पुलिस एक शुरू की थी। मैं मेरी पुलिस से अक्सर पूछता हूँ भाई संवेदी शब्द का मीनिंग बता दो, तो बहुत से लोग बता भी देते हैं, नहीं बताते। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि संवेदी शब्द ही इटसेल्फ जो है ना, वो सम माने बराबर, और वेदना, वेदी का मतलब वो छोटा होके उसका वेदी बना दिया, संवेदना शब्द है असल में। हाँ। तो संवेदना शब्द का बराबर वेदना, बराबर दर्द समझे। अगर मेरे पास कोई आदमी आता है और वो कहे जी मेरी लड़की कॉलेज गई थी, वो नहीं आई, तो मैं ऐसा महसूस करूँगा अगर मेरी लड़की ना आई होती तो मैं क्या करता, मैं क्या उम्मीद करता है कि सामने वाला मेरे से क्या करेगा, तो सारा झंझट ही मिट जाएगा। तो वो उसके लिए साहब थोड़ा सा पब्लिक को भी सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब भी समाज का हिस्सा हैं, हम तो बाहर से तो आते नहीं, पुलिस और होमगार्ड सब समाज में से ही आते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो थोड़ा सा समाज सुधरे, थोड़ा सर इस चीज़ के लिए मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ समय पहले हमने मेरी सहयोगी एकता रमन जी ने डॉक्टर अर्पित जैन जी का इंटरव्यू लिया था, जो फरीदाबाद में DCP हैं अभी।
तो उनसे भी इस तरह की कुछ इस बात पे चर्चा हुई थी, तो उनसे हमने कहा था, एक्चुअली जो एकता जी हमारे जो सहयोगी हैं वो ट्रेनर भी हैं। अच्छा। लैंग्वेज ट्रेनर हो गई, बिहेवियरल ट्रेनर हो गई, तो इस तरह का वो ट्रेनिंग भी देती हैं। तो हमारी उनसे भी चर्चा हुई थी कि अगर आपको इस तरह की कोई ट्रेनिंग करानी है तो हम ये कर सकते हैं, पुलिस के लिए हम एक ये हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं होमगार्ड्स को या कुछ पुलिसकर्मियों को, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग की आवश्यकता है, निश्चित है। वो उन्होंने भी कहा कि हाँ ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ऐसा कुछ हम करेंगे इम्प्लीमेंट। तो क्या आपको लगता है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत है? और अगर ज़रूरत है तो हम जरूर तैयार है इसमें सहयोग करने के लिए। बहुत अच्छी बात जी है जी, आपका धन्यवाद। मैं अर्पित सर जो है ना वो एक एक्सेप्शन है। जी जी वो जी, इतने ज़बरदस्त ह्यूमन बीइंग हैं, वो जी, इतने बिल्कुल। दयालु और इतने मृदुभाषी, सॉफ्ट, जी जी वो पूछो मत। मैंने तो देखा नहीं पुलिस में कोई इस तरह जी, के जी। अफसर। बाकी ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ना डेपुटेशंस बहुत काटी हैं। जी। मैं आईबी में रहा हूँ, मैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में रहा हूँ एयरपोर्ट अच्छा। पे, मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन में रहा हूँ, मैं यूनाइटेड नेशन में रहा हूँ, बाहर बहुत घूमने का मौका मिला। जी। तो मैं जब इमिग्रेशन में था तो वहाँ हमारे को अच्छे बिहेव की हर दूसरे महीने एक ट्रेनिंग होती थी, 1 या 2 दिन की। जी जी जी, वो बोलते थे कि यू आर द एम्बेसडर ऑफ इंडिया, कि एक टूरिस्ट आया और वो उतरते ही प्लेन से सीधा पहले इमिग्रेशन के पास जाएगा, और वहीं पे आपने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो शुरू में इंप्रेशन खराब कर दिया देश का। तो वो ये हमारे को ट्रेनिंग दी जाती थी। जी। तो मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए यार, जब इतना प्रयास सरकार कर रही है और हमारे को हमारा विभाग सिखा रहे हैं FRO, तो मैंने क्या करा कि कुछ देश ऐसे हैं जिनके जो सिटीजन्स होते हैं, जो इंडिया में अक्सर आते हैं, उनको जी। इंग्लिश नहीं आती, जी। ना उनको हिंदी आती, हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती। जैसे जर्मन्स हैं या जी। चाइनीज़ हैं, वो इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती उनको। हाँ। जो बिजनेसमैन, वो हाई ज़्यादातर आम आदमी को वहाँ नहीं वो सीखते इस तरह की। तो मैंने उनके 5, 7, 10 देशों के लोगों की लैंग्वेज उन्हीं से पूछ के, जब फुर्सत में कभी फ़्लाइट आई कि ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो उनसे वही हाउ आर यू को आप क्या बोलोगे, और कुछ शब्द के आपकी फ़्लाइट बहुत अच्छी हो, आपका शुभ दिन हो, ये पूछ के उनसे मैं लिख लेता था। और लिख के मैंने वो याद कर लिए। याद करके अब देखा है पासपोर्ट हाथ में स्पेनिश एक आया हुआ है, जैसे ही वो मेरे टेबल पे आता, मेरे काउंटर में, मैं उसको उसी की भाषा में एक बार उसको मैं विश कर देता, या वो जाने लगता तो उसको एक विश दे देता आगे के लिए, भाई चलो। मतलब वो इतना इम्प्रेस होके जाता था बंदा। और इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया गया, क्योंकि मेरे वहाँ से वापस आने के बाद जब दोबारा फिर कोई ट्रेनिंग हुई, तो वहाँ पे एक दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा कि जी अच्छी ट्रेनिंग आपने बहुत अच्छी दी, पर एक हरियाणा पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर थे जो यहाँ हमारे साथ थे, वो चले गए, उनको बुलाओ। और वो जैसे काउंटर पे कैसे वो बात करते थे, किस तरह से कितना फास्ट क्लियर करते थे पैसेंजर को, उनकी एक फ़िल्म बनाओ आधे घंटे की, और वो सबको दिखाओ बैठा के। तो उससे ज़्यादा मोटिवेशन किसी को नहीं मिलेगा। तो मेरे को भी कि भाई चलो मेरी बात लोग समझ रहे थे, इसका मतलब वहाँ पे। तो सर ये गौरव भारद्वाज जी हैं, इनका एक सवाल है। ये कह रहे हैं कि पुलिस एक स्ट्रेसफुल जॉब है, सीनियर पोस्ट के साथ जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं, ऐसे में आप काम के स्ट्रेस को, फिजिकल और मेंटली हेल्थ को कैसे मैनेज करते हैं? मैं जैसा मैंने बताया कि मैं वर्तमान में रहने की कोशिश करता हूँ, प्रेजेंट में, और भाषण नहीं, मैं सच में रहता भी हूँ जी। सांस के ऊपर ध्यान रखना, थोड़ा सुबह एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, और उसी का प्रभाव है कि जो हीलिंग की जो विद्या मेरे को दी भगवान ने, जो गुरु माँ के माध्यम से मेरे को सिखाई गई, सैकड़ों लोग हैं जिनको वो भी फ़ायदा होता है, उससे हुआ है, और मैं सबको सिखाता भी हूँ जो सीखना चाहे, और अच्छी आत्मा है तो अच्छा है, किसी का और भला करेगा, गुरु माँ भी सिखाती हैं सबको। तो उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रेजेंट में रहेंगे, और जब आपका भाव होगा सामने वाले, देखो होता क्या है कि समाज में जैसे एक मर्डर हो गया मान लिया, और सामने देख रहे हैं 2 आदमियों ने किया है, परंतु हर एक के वो जो मेंटलिटी हमारी होगी, वो 10 का नाम लिखवा देंगे। अब क्या है, बेईमानी कौन कर रहा है? नाम लिखवाने वाला। गलती तो उसने करी है, कि वो उसको पता है कि 2 आदमियों ने मारा है, तुम 5 का नाम या 10 का नाम लिखवा रहे हो गलत, वो किसी भी कारण से। और फिर पुलिस का क्या रोल है? पुलिस उसमें उनको कुछ झूठे तो गिरफ्तार करेगी नहीं, मर्डर में अगर झूठा गिरफ्तार करने का मतलब एक और मर्डर कर दिया। बिल्कुल सही बात कह रहे हो, और ये बहुत बढ़िया सवाल है। और ये मैं भी ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई केस आ गया, जैसे आप अभी बता रहे, तो आप कैसे उन चीज़ों में मैनेज करते हो, आइडेंटिफाई करते हो कि हाँ भैया ये सही है? पता तो खैर आपको भी चल जाता होगा कि कौन गलत है कौन सही है। और अगर कोई पॉलिटिकल दबाव उस दौरान किसी का आता है और गलत चीज़ को सही करने के लिए अगर प्रेशराइज होते हैं आप, तो तब उस परिस्थिति में क्या करते हैं?
देखो मेरी 27 साल से ज़्यादा सर्विस हो गई है पुलिस में। मैं ज़्यादातर भी डेप्यूटेशन से छोड़ के फील्ड में ही रहा हूँ। मैं आज तक किसी अफसर ने या किसी पॉलिटिशियन ने कभी भी ये नहीं कहा कि जी ऐसे कर दो या वैसे कर दो, कभी नहीं। कोई हिम्मत ही नहीं करता कोई भी, ना इस तरह से कोई, मेरे को नहीं लगता कोई प्रेशराइज करता होगा। जायज़ काम के लिए फ़ोन आ जाते हैं जी, जायज़ मदद हो जाए ना, तो वो हम करते भी हैं। और सच झूठ का है वो तो बहुत सारे मामलों में तो नहीं समझ में आता, पर आजकल तो एक टेक्नोलॉजी का, मोबाइल फ़ोन की मदद मिल जाती है, सीसीटीवी कैमरे से मिल जाती है, सबूत जल्दी मिल जाते हैं, फिजिकल एविडेंस कोई ना कोई आ जाती है तो पता चल जाता है जी। पर मैं ये कहता हूँ कि हमारे से तो सब ईमानदारी की उम्मीद कर रहे हैं कि हम बिल्कुल न्याय करेंगे और सही करेंगे। तो लोग खुद आपस में, दो भाई हैं, एक दूसरे का ज़मीन का डिस्प्यूट है, कोई घर का डिस्प्यूट है, आपस में झूठे एलिगेशंस लगा के ले जाते हैं। थोड़े से सबको ईमानदार होंगे तो हमारे को भी थोड़ी मदद मिलेगी जी। सर बहुत सारे फैंस हैं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उनके बारे में कहूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस और वो कमेंट्स आ रही हैं। तो एक ये हैं आशीष जैन जी हैं, मेरे ख्याल से लगता है कि ये गोहाना से हैं। कह रहे हैं कि आप इंसान नहीं भगवान हो, गोहाना ड्यूटी के टाइम आपने जो सुधार किया गोहाना वाले आज तक नहीं भूले। ये प्यार है जी गोहाना वालों का। भाई साहब को भी मैं नमस्ते कहता हूँ, मैं जानता हूँ अच्छे बढ़िया आदमी हैं वो। जी। और गोहाना और सिरसा, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव या जहाँ भी नारनौल, रेवाड़ी, पहले मैं बावल भी ऐसा ही रहा हूँ यहाँ पे। तो ये पुलिस का जॉब तो ऐसा है साहब, ये वर्दी जो है ना जी, ये आपको जो चाहोगे वो देगी। आपको इज्जत चाहिए, इज्जत खाओ, आपको बेइज्जती करवानी है जितनी मर्जी करवाओ, आपको पैसे कमाने हैं पैसे कमाओ, मतलब आपको हर विश आपकी पूरी करेगी ये। जी। मैं हमेशा जब नए लड़के आते हैं ट्रेनिंग के बाद, तो मैं हमेशा उनको इकट्ठे करके कहता हूँ कि एक आदमी किसी भीड़ में, कहीं शादी में अपनी 10 लाख रुपए का सूट पहन के चला गया और तुम अपनी ये 900 रुपये की वर्दी पहन के चले गए, लोग उस सूट को नहीं देखेंगे, तुम्हें देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। पर इसकी वैल्यू हमारे भाई, हमारे साथी खैर करते भी हैं। जी। आगे सुधार हो रहा है धीरे धीरे। बहुत सारे लोग हैं, शीतल जैन जी हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी, चेंची साहब, प्रवीण शर्मा जी हैं, दिल से सैल्यूट। नैन्सी जी कह रही हैं कि ग्रेट टू सर। अनिल गुज्जर जी हैं, राम राम कह रहे हैं। जेपी सिंह जी हैं, ग्रेट जॉब। मंजीत जी हैं, सर यू आर ग्रेट पर्सनालिटी। और रॉकी जी हैं, गुड भैया जी। तो बहुत सारे इस तरह से, मैं किस किस का नाम लूँगा, काफ़ी सारी कमेंट्स हैं, तो सभी का नाम लेना माफ़ी चाहूँगा, संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपकी सभी सवालों का और बातों का जवाब व्यक्तिगत रूप से हम उसमें लिखें और आपको दें भी। नहीं, मैं भी सभी का धन्यवाद करता हूँ, इतना प्यार सब करते हैं, ये वास्तव में एक धन्यवाद के पात्र। जी सर, कि एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आप जैसे बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और काफ़ी सारे, अब 27 साल का आप जैसे खुद ही कह रहे हैं कि इतना पीरियड आपको हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें, उतार चढ़ाव भी आपने देखे होंगे। एक पोजीशन आपकी एएसआई रही किसी समय, और आप आज डीएसपी हैं, तो बहुत बड़ा ओहदा है ये। तो उस समय और आज के समय के बीच के अंतराल को अगर देखें तो क्या फील करते हैं? क्या लगता है कि आज मैं एक ओहदे पर आ गया हूँ, अब मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, पावर भी बढ़ गई है, तो कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, पावर और जिम्मेदारी दोनों? तो लग रहा है पावर घट गई है। जी सही में, क्योंकि जब तक एसएचओ रहे ना जी, या क्राइम में रहे, नीचे इंस्पेक्टर लेवल या सब इंस्पेक्टर लेवल क्राइम इंचार्ज रहे, मैं आपको बता दूं 2 इनकाउंटर्स का भी मेरे को मौका मिला गुड़गांव अच्छा में। ओके। तो क्योंकि आप क्राइम में रहोगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है इस तरह के काम करने का। तो मैं तो सोचता हूँ कि ये पावर मेरी अब घट गई है कि सब दफ्तर में बैठे रहना है, सिर्फ आपको सुपरवाइज करना है, डायरेक्ट कोई काम नहीं करते थे। थाने में न्याय देते थे बिल्कुल। एक जज साहब थे, वो मेरे इलाका मजिस्ट्रेट थे, एक बार मैं एसएचओ था, तो वो बाय द वे थाने में आ गए किसी काम से, वो थाने में बैठ के वो प्रभावित हुए देख के सारी एक्टिविटी, और उन्होंने उस टाइम कहा कि जो न्याय तू यहाँ इस कुर्सी पे बैठ के कर देगा ना, वो न्याय को प्राप्त करने के लिए 10 साल लग जाएंगे, आदमी को कहाँ धक्के खाएगा तब, तो जो तू इमीडिएट दे देगा उसी समय। तो ये बात है कि जो न्याय थाने में हो जाता है ना जी, वो न्याय, अब मेरे पास तो वही किस्से आते हैं जो जिनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती नीचे से, तब वो लोग आते हैं यहाँ तक, और बहुत कम संख्या है मेरे पास। तो मेरे जो जूनियर जो 2 पुलिस स्टेशन हैं वो भी कॉम्पिटेंट हैं, वो काम करते हैं बढ़िया। अभी जैसे मैं आप सभी को बता दूं कि हम इस समय बावल में हैं, जो कि रेवाड़ी के पास पड़ता है हरियाणा में। यहाँ पर हम सर का आज इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। अब जैसे आप यहाँ बावल में हैं, तो आपके साथी जो पुलिसकर्मी हैं,
तो उन सबका आपके साथ में, क्योंकि कुछ समय बाद आप ऑफिशियल्स के ट्रांसफ़र्स हो जाते हैं, तो हर एक जहाँ भी कहीं जाते हैं तो एक नयापन होता है, नए लोग होते हैं, नए साथी मिलते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक ऐसे है कि भाई बच्चा एक स्कूल में था, फिर उसके बाद कॉलेज में आया, फिर जॉब पे गया, तो उसको कई कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ के अपने साथियों का, पुलिसकर्मियों का, यहाँ की जनता का किस तरह से सपोर्ट है? सब बड़ा ज़बरदस्त हर जगह मिलता है जी। यहाँ भी है। एक्चुअल पुलिस तो क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा, हाँ, तो जो भी यूनिफॉर्म्ड है ना वो सब एक जैसे हैं। वो डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाएगा, पुलिस स्टेशन एरिया पर वो हैं सारे कुल मिला के एक ही, अंदर सारे एक ही हैं। वो रैंक कम ज़्यादा हो जाता है बेशक से, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जी जी। तो मेरे पुलिस के भाइयों का सहयोग हमेशा रहता है, और पुलिस जिस डेडिकेशन से, क्योंकि कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं, कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं, 24 घंटे सेवा में तैनात रहना है। कोई ड्यूटी टाइमिंग कुछ है ही नहीं, आपको बताइए। किसी भी रैंक पे हो, चाहे कांस्टेबल हैं, चाहे आप टॉप मोस्ट हमारे DGP रहना है, तो कोई अगर कोई क्राइम है, कुछ कोई भी इमरजेंसी है, तो कोई ड्यूटी टाइम है नहीं हमारा, कोई छुट्टी टाइम है नहीं। तो इसलिए इनका सहयोग के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो टीम है, काम तो वही करते हैं। हाँ, टीम वर्क होता है। वो काम ही वो करते हैं, सही बताता हूँ। तो नीचे जो पुलिस है ना, असल में काम वही करती है। हमें तो सुपरविजन कितना कर सकते हैं, कुछ नहीं है जी। तो हमेशा बड़ा ज़बरदस्त सहयोग रहता है। शुरू में दिक्कत ज़रूर आती है थोड़ा सा, जैसे अब मेरे गेट पे आप आए होंगे तो यहाँ कोई बाहर रोकने वाला नहीं होगा। हाँ हाँ, ये बिल्कुल, तो ये चीज़ नोटिस की हमने भी। यहाँ मतलब वो सिस्टम सेट करने में ना एक बार, कि भाई जो भी आए उसके लिए खुला है दरवाज़ा, आए, कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है बाहर। अंदर हाउसफुल है तो अगर अपने आप ही दरवाज़ा खोल के आदमी वेट कर लेता है बाहर। सही बात। जब तक अंदर जगह है तो आने दो भाई, कोई दिक्कत जी नहीं। जी जी। और जैसे ड्राइवर गनमैन है, उनको थोड़ा सा शुरू में भाई हॉर्न नहीं बजाना, किसी को कोई साइड मांग रहा है तो दे दो, तो वो मतलब वो सिस्टम हमने चला रखा था। अदरवाइज तो सारा परफेक्ट रहता है। जी जी। जैसे आप लोग इन्फॉर्मेशन निकलवाते हो ना, जब किसी को पकड़ना होता है, तो आपके भी कुछ मुखबिर होते हैं। तो मेरे भी मुखबिर आज हैं जो मुझे बार बार कुछ ना कुछ भेज के पूछ रहे हैं, तो वो आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। तो एक कह रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान काफ़ी लोगों की मदद की आपने, और एक महिला को अपना जैकेट तक दिया रात के टाइम। थोड़ा सा सर प्लीज़। नहीं, वो लॉकडाउन में नहीं था, वो यही किसान आंदोलन पिछले नवंबर में शुरू हो गया था। तो वो बिल्कुल ठंड का मौसम था, जनवरी का। यहाँ मैं और एक मेरे साथी DSP, हम गाड़ी में बैठे हुए, ठंड थी बाहर तो हम गाड़ी में बैठे हुए थे। जी जी। तो बॉर्डर पे उधर राजस्थान साइड से एक महिला नंगे पैर, और सिर्फ वो एक सूट और वो जो उनका सलवार उसमें थी वो सिर्फ जी, और मतलब बिल्कुल ऐसे सिकड़ी हुई। तो आई, और क्या हुआ पता नहीं, वहीं हमारे गाड़ी के थोड़ा सा आगे वो था जो ये डिवाइडर, जर्सी बैरिकेड जो होता है, उसके पास बैठ गई वो। अच्छा। तो फिर मैंने कहा यार सर्दी लग रही है, तो वो बोले कि मेरे साथी जो बैठे थे ना मेरे साथ, यहीं RTA लगे हुए हैं, देवेंद्र शर्मा, वो बोले कि यार मेरी पुरानी जैकेट है, मैं दे देता हूँ। तो वो पहना हुआ बैठा था, मैंने निकाल रखी थी। अच्छा। तो मैं यार तू पहन रखी है तूने, मेरी तो निकली रखी है, मैं दे देता हूँ। तो मैं जाके उसको जैसे देने लगा, तो वो थोड़ी मेंटल डिस्टर्ब लेडी थी वो। तो जैसे उसको मैंने दिया तो वो बोली नहीं मेरे को पकड़ लेंगे। देखे ना पुलिस है, इतना तो समझ में आ गया उसको। मैं कहा नहीं कोई नहीं पहनेगा, तो ले नहीं रही थी। तो फिर मैंने उसको पहना दिया, और जैसे पहनाया तो उसको कंफर्ट लग गया, वो वापस फिर चली गई उधर ही जिधर से आई थी। तो बहुत सुंदर बात, और बहुत अच्छा है, और आपका स्वभाव ही ऐसा है कि आप लोगों की मदद करते रहते हैं। तो मेरे साथ अभी बृजमोहन जी भी हैं, तो मैं चाहूँगा बृजमोहन जी, अगर आपका भी कोई सर से सवाल है तो कृपया आप भी पूछ सकते हैं वहाँ से। जी बहुत ज़बरदस्त कलाकार हैं जी 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 जी, और मैं इनका बहुत ज़बरदस्त फैन हूँ। शर्मा जी वहीं फरीदाबाद में रहते हैं ये जी। थिएटर में, हाँ, एक सवाल इसी बात से ध्यान आ गया मुझे, थिएटर में भी आपका बहुत लगाव रहा है, थिएटर के आर्टिस्ट से और कलाकारों से आपका काफ़ी प्यार रहा है। जब भी बृजमोहन जी ने अपने गांव में या कहीं भी कोई प्रोग्राम किया तो आपने पूरी कोशिश किया वहां तक पहुंचने की। ये इंटरेस्ट कैसे है? असल में ना शुरू से थोड़ी सा एक शौक था, हारमोनियम बजाना है या ढोल बजाना है, पर घर में क्योंकि मेरे फादर भी पुलिस में थे, तो पुलिस बाहर तो पुलिस चल बने या ना बने, घर में तो पहले बढ़ना ही पड़ता है। तो वो मेरे को धमकाते थे कि ये उल्टे उल्टे काम करता है, तो पढ़ता लिखता है नहीं ये वो, तो उस तरफ करने नहीं दिया जी। पर मैं रामलीला में पार्टिसिपेशन करता था। अच्छा। स्कूल टाइम में मैं अपने स्कूल में जो बनेट प्ले या कोई गाना या कभी कोई ग्रुप सॉन्ग ये वो, तो उसमें पार्टिसिपेशन रहता था। फिर मैं यूनिवर्सिटी में जब MA में रोहतक में था, तो मैं वहाँ भी जो हमारा एक प्ले था उसमें मैं एक पात्र था, और हम नेशनल लेवल पे भी गए, 4th पोजीशन आई थी हमारी उसमें, बनारस यूनिवर्सिटी PHU में हुआ था वाराणसी में।
और तो वो कीड़ा तो अंदर से है ही वो। अब तो मैंने घर में, अब तो मैं खुद कमाने वाला जैसे हो गया, तो मैंने कैसियो वैसियो लेके, और अच्छा, ये तो इनके तो संरक्षण में रहता हूँ। कलाकार आदमी टेंशन दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। जी जी जी। सिरसा जब सर पोस्टेड थे तो हमारे एक साथी डॉक्टर रामनिवास बैसला आदमपुर में पोस्टेड थे। जी। तो जब उनको सूचना मिली कि रामनिवास वहाँ है, तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं वो, तो सर ने विशेष उनको घर पे आमंत्रित किया और फिर पूरी सांस्कृतिक संध्या। हाँ, वहाँ तो सिरसा में अक्सर महफिल जमती थी, जो थोड़ी फुर्सत रहती थी वहाँ जी, तो शाम को बैठ। अच्छा, आखिरकार मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि और जो जितने भी कमेंट और मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, सब बस यही कह रहे हैं और यही कहते हैं कि सर फरीदाबाद कब आएंगे, कितना टाइम और लगेगा, क्योंकि वो सब आपको मिस कर रहे हैं। और सच में जब आप थे तो क्राइम रेशो बहुत कम फरीदाबाद में हुआ भी था। असल में पता क्या है कि ये तो खैर सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि क्योंकि नौकरी करनी है तो जहाँ सरकार को अच्छा लगता है वहाँ वो लगा देते हैं, और उसमें कोई इफेंट बट नहीं है। हाँ। क्योंकि जब मेरी फरीदाबाद से ट्रांसफ़र हुई या गुड़गांव से हुई, एक बार पटौदी में SHO था, ASI वहाँ से ट्रांसफ़र हुई, या सोनीपत में भी एक बार प्रदर्शन हुआ था। अभी सिरसा में भी लोगों ने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था जब मेरी ट्रांसफ़र हुई कि यहाँ रखो जी हमारे पास। तो ये सबका सहयोग और सबका प्यार है, इसके बदले में मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद करने के लिए। पर ट्रांसफ़र एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। हाँ। वो सरकार को जहाँ उचित लगता है वहाँ उनको करना चाहिए, और इस तरह से ट्रांसफ़र रुकनी भी नहीं चाहिए। बहुत गलत परंपरा हो जाती है कि भीड़ इकट्ठी होकर कोई कह दे और ट्रांसफ़र रुक जाए, वो गलत है, होना भी नहीं चाहिए उस तरह से, क्योंकि वो सरकार का मैटर है। तो अब इसमें भी ट्रांसफ़र का भी कोई ऐसा इशू नहीं है, जिस दिन जब सरकार कहेगी तो आ जाएंगे। वैसे तो आप जब बुलाओगे तो मैं वैसे बस 2 घंटे का रास्ता है, मैं पहुँच ही जाऊँगा पोस्ट। नहीं, ये नेचर तो सरकार रहा है कि आप कोई भी प्रोग्राम हो, आपके घर में हो या कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, तो सर कोशिश उनकी पूरी रहती है कि वो समय पर पहुँच जाएँ। दूसरा सर, ये जैसे कोरोना का बहुत विकट परिस्थिति हम सब ने झेली है, पूरे देश के पूरे संसार ने ये परिस्थिति झेली है, और बहुत बुरा समय रहा है हम सब के लिए। तो इस दौरान जैसे आपने देखा था कि 2020 में लोग पलायन करने लग गए थे, जो लेबर क्लास के लोग थे, मिडिल से जो नीचे आते हैं। आप तब आपकी पोस्टिंग यहीं थी नहीं, या कहीं बाहर थी, और क्या आपका किस तरह का सहयोग उन लोगों के लिए रहा? पिछले लॉकडाउन में मैं सिरसा था। अच्छा। और सिरसा में नोडल अफसर था पुलिस की तरफ से। जी कोविड का। हाँ। और मतलब वहाँ दिन रात काम करने का मौका मिला, क्योंकि वो स्टेट जो सिरसा है ना, वो एक तरफ से राजस्थान है, उसमें एक तरफ पंजाब है। अच्छा। दोनों तरफ से वो टच है बिल्कुल वहाँ। तो वहाँ बहुत सारे जो प्रवासी लोग थे, प्रवासी इन द सेंस यूपी के, बिहार, झारखंड, वो लोग बहुत से पैदल चलते हुए वहाँ से आते थे। तो मेरे को मौका मिला वहाँ पर फुल सेवा करने का। उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग रहता था। राधा स्वामी सत्संग भवन, वहाँ बहुत बड़ा सत्संग भवन है उनका, और हम लोगों को पकड़ के सारी रात ले जाके वहाँ शेल्टर में रखते थे। खाना पीने की व्यवस्था सब वो राधा स्वामी सत्संग से होती थी, और उनको फिर सरकार की तरफ से बसों में बिठा के और रेलवे स्टेशन हिसार या जहाँ से भी ट्रेन होती थी अगली, वहाँ छोड़ के आते थे, और उनको बाकायदा उनके घर तक पहुँचा। बड़ा भारी उस टाइम पे। मैं एक इंसिडेंट बताऊँ, अगर आप दें समय 1 मिनट। हाँ बिल्कुल। एक फ़ोन आया कि जी मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ टीचर हूँ प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन में, रानिया, एक 50 किलोमीटर आगे एक जगह है मेरे सिरसा से जी। और मेरे को सर वो नहीं मिल रहा साधन यहाँ से जाने का। ट्रेन चल गई है पर बस नहीं चली अभी। अच्छा। मेरी ट्रेन है कल 5 बजे शाम को। तो मैंने कहा यार किसी तरीके से तुम सिरसा आ जाओ तो तुम्हें मैं पहुँचा दूँगा वहाँ। तो वो सिरसा जुगाड़ करके आगे। तो मैंने वहाँ एक मेरे इंस्पेक्टर थे, मैंने उनको कहा भाई इसको ले जाए हाईवे पे, और हाईवे पे जो भी व्हीकल मिल जाए तो उसमें बिठा के आना है। ठीक है जी। तो वो आए, तो वो जब मैं जहाँ बैठा था वापस जब आए आधे घंटे बाद, तो वो दूर से ऐसे इशारा कर रहे। तो मैंने कहा यार कि प्लेन में बिठा दिया क्या सीधा ही? कह रहे सीधा बिठा दिया। तो मैं किस चीज़ में? कह रहा रोडवेज की बस में। मैं रोडवेज तो चल ही नहीं रही। कह रहे जो ये यहाँ से आप भेज रहे हो ना वो मजदूरों को बिठा के, कि उस बस में मैं वो तो रोहतक तक जाएगी। कह रहा मैंने ना उसको समझा के भेजा है, वो ड्राइवर कह रहा है रोहतक मैं इसको बिठा के फिर जाऊँगा। मैं ठीक है भाई। अब वो 2-3 घंटे बाद उसका फ़ोन आया भाई का, कह रहे जी वो तो मेरे को बाईपास पर उतार के रोहतक
और वो अंदर चली गई बस। तो मैं हाथ दे रहा हूँ, कोई रुक ही नहीं रहा है, तो मैं तो फंस गया भाई। तो मैंने एक मेरा बैचमेट था DSP में लगे हुए, मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, बोले यार मैं तो दूर हूँ पर मैं करो जुगाड़ कुछ, बोला मैं करता हूँ, पर नहीं बनी बात। फिर एक इंस्पेक्टर थे फरीदाबाद से ट्रांसफ़र होके गए थे, वो अब भी फरीदाबाद हैं, मैंने उनको कहा तो वो बोले जी अब तो देखो टाइम 2.25 घंटे बच गए, यहाँ से दिल्ली स्टेशन पहुँच नहीं सकता आदमी किसी तरीके से भी, जो भी तो अपनी पर्सनल गाड़ी भेज, कुछ भी भेज यार, मतलब मेरे सिर्फ उलाना हो गया, मेरे को नींद नहीं आएगी। एक मेरा बचपन का क्लास फेलो नारनौल से, वो आजकल रोहतक में बेचारा, उसकी दुकान है स्कूटर वगैरह मैकेनिक की, मैंने उसको फ़ोन किया, बोला यार मेरे पास तो स्कूटी है, मैं तो स्कूटी पे ही छोड़ जा यार, उसको बैठा के लेके जा किसी तरीके से रेलवे स्टेशन पहुँचा दे। जी 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 ठीक है। तो थोड़ी देर बाद वो इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया, बोला जी आपने किसी और को भी कहा था कि, मैंने यार 10 को कह लिया यार, बोला कोई ना कोई ले गया उसको, तो सांपला क्रॉस कर लिया। मगर चल अब फ़ोन नहीं करता मैं, जाने दे। उनका फ़ोन आया 4:45, मतलब 5 बजने से 10 मिनट पहले, कह रहे सर मैं तो कमाल हो गए, पता नहीं कैसे उड़ा के लाए कि GPS भी मेरे को जो टाइम बता रहा था ना उसके हिसाब से मैं 5:15 बजे पहुंचना था, और मेरे को तो 4:45 बजे पहुंचा दिया, और मैं रेल में ही बैठा हूं अभी, और बहुत धन्यवाद। तो फिर पता चला कि वो जो भाई था ना मेरा मैकेनिक, उसका कोई पड़ोसी था, कार थी उसके बाद, वो दोनों गए, उनको कार में बिठाया और छोड़ गए। तो इस तरह से लोगों की इंडिविजुअल मदद करी। जी जी जी, बहुत बढ़िया, ईश्वर ने करवाई। एक जोगिंदर सिंह जी हैं, कह रहे हैं कि जनाब हमारे लिए अब यह कहना उचित नहीं होगा कि फरीदाबाद कब आओगे, हम तो अब ये कहेंगे कि घर कब आओगे। घर तो साहब वास्तव में जहाँ जहाँ रहे, फरीदाबाद तो लोग अलग हैं। सर ये जो किसान आंदोलन अभी भी खैर चल रहा है, लेकिन अभी उतना स्तर उतना बड़ा नहीं है, उस समय पिछले साल काफ़ी बड़े स्तर पर आंदोलन चल रहा था, और आपकी ड्यूटी मेरे ख्याल से यहीं थी तब। किसान आंदोलन में तो मैं यहीं था। हाँ, शाहजहाँपुर के आसपास आपकी ड्यूटी रही, और बहुत ऐसा मामला था कि लोगों को आने जाने में भी परेशानी हो रही थी। चलो किसानों का एक अलग मुद्दा है, वो क्या चाहते हैं वो सरकार और उनके बीच की बात है, हम उसमें चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उस माहौल को किस तरह से मैनेज करते हो, क्योंकि दिन रात आपकी ड्यूटी मेरे ख्याल से होती। बिल्कुल, उसमें पैरामिलिट्री का भी बहुत सहयोग है, और हमारे जोरवाल साहब जो अभी SP हैं वो भी हमेशा वहाँ अक्सर जाते रहते हैं जी। और इसमें किसान बेशक से बैठे हुए हैं, पर कभी इमरजेंसी आती है तो वो भी वैसे कई बार सहयोग करते हैं हमारा, कि रास्ता, जैसे अभी रास्ता टूट गया था, एक स्लिप लेन जो सर्विस लेन है वो चल रहा है, अभी वो टूट गया था, तो हमने किसानों से रिक्वेस्ट करी कि 2-4 दिन ये जब तक हाईवे अथॉरिटी बनाना चाह रही है इसको, तो आप हमारे को पैसेज दे दो एक तरफ से जाने का, तो उन्होंने वो खोल दिया था रास्ता। तो इस तरह से वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चल रहा है काम, हालांकि वो बैठे हुए हैं, वो सरकार लेवल का उनका मामला है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी 1-2 बार यहाँ बिगड़ी, क्योंकि वो बैरिकेड वगैरह तोड़ के वहाँ से निकल गए थे, और बाद में वो आगे रोक लिए गए, फिर वापस भी आ गए वो वैसे वहाँ पे। बाकी कुल मिला के ठीक चल रहा है। बहुत सुंदर और बहुत मज़ा आया सर के साथ बात करने में, कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं इनका कोई इंटरव्यू ले रहा हूँ, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जितना हम चिट चैट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। और सच में ही आप इतने सौम्य और अच्छा व्यवहार के हैं कि आपके साथ बैठ के ही इंसान को, एक तो आपकी तरफ वैसे ही वो सम्मोहित हो जाता है, एक होता है ना कि सम्मोहित कर देना, तो सर के सामने जो बैठता है वो उनके जैसे ही सम्मोहित हो जाता है, क्योंकि उनके व्यवहार ऐसा है। और हम सबके लिए, मेरे लिए क्या, सबके लिए उनका एक समान व्यवहार रहता है। बहुत अच्छा सर काम कर रहे हैं सर, आपके फैंस आपको बहुत बार लेके जा रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि इनको हम बाद में ही फिर देखेंगे, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। और मैं आपको बता दूं, अब तक के 40 एपिसोड में से सबसे लंबा एपिसोड चलने वाला आज सर के साथ हमारा रहा है, जो लगभग पूरे 1 घंटा चला है। 1 घंटे तक आज तक हमारा कोई एपिसोड नहीं चला, सर के साथ चला, और लगातार हमारी बातें चलती रही। कहीं भी कोई ऐसा नहीं रहा कि रुकावट आई हो, या किसी शब्द को या किसी बात को कहने में भूल हो गई हो। और मैंने भी कोशिश यही की है कि सभी दर्शकों के जवाब दे सकूं, अधिकतर कोशिश भी की है। तो लाइव के समय में सभी सवालों को जवाब देना संभव नहीं हो पाता है। बाकी सर, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि फरीदाबाद के, और आज देखिए मैंने आपको सर से आज रूबरू करा दिया है। अब देखिए भैया, कोविड का टाइम चल रहा है तो ऑनलाइन ही मिलवा सकता हूँ, फिजिकली तो तब मिलवाऊंगा जब ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो और ये चीज़ें तब ठीक होंगी जब आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे, कोविड के नियमों का पालन करेंगे, तो ही आप सुरक्षित रह पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग में बैठे हुए हैं, तो हमने भी कोशिश की है। मास्क भी ये बस इसके लिए थोड़ी देर के लिए हटाया तो था। एक अंतिम चीज़ और सर, एक अंतिम चीज़ और, कि मैं चाहूँगा कि दर्शकों से आप अपनी तरफ से कोई बात कहना चाहें, कोई संदेश देना चाहें, कोई अपील करना चाहें तो प्लीज़। मैं सबका पहले तो धन्यवाद करता हूँ कि आप सबका सहयोग हमेशा से रहा है और रहेगा। और दूसरा ये कि थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन सब समाज सेवा में और देश सेवा में करें।
हम वर्दी वाले जो है ना, वो देशभक्ति की भावना है सबके अंदर, पर हमारी देशभक्ति तब नज़र आती है जब कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच होता है। अदरवाइज देशभक्ति अंदर है, पर पूछो, मैं बच्चों से पूछता हूँ, स्कूल्स में जाता हूँ अक्सर कि भाई है देशभक्ति के? है जी, सब बच्चे कहेंगे। कैसे दिखाते हो? तो सब साइलेंट, क्योंकि कभी क्वेश्चन ही नहीं आता। तो आप देशभक्ति, जो काम आप कर रहे हो वो करें, और आपके कारण किसी दूसरे को जितनी कम असुविधा हो, जितना दूसरे से, क्योंकि देखो दुआएं और बद्दुआएं दोनों खाते में चढ़ती हैं। कूड़ा करकट इकट्ठा करना चाहते हो या कुछ अच्छी चीज़ें, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि थोड़ा सा सहयोग करें। पुलिस का भी कोई घायल मिल जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को वो शेयर करो पुलिस के साथ, और आप अपने घर में, परिवार में खुशी फैलाओ। अपने और अपने परिवार को अच्छे संस्कार हम दे पाएंगे तो बहुत है। बस, थैंक यू। जी जी जी, बहुत बढ़िया। आज आप सर ने आपको अब संदेश भी एक दे दिया है, और बहुत अच्छी हमारी इनके साथ में आज ये साक्षात्कार हमारा रहा। मैं आपको बता दूं कि मैंने सर को फ़ोन, मेरे साथी ने वैसे फ़ोन किया था, जो टाइम सर से हमें दिलवाया था ब्रिज जी ने, और उसके बाद फिर मैंने सर से संपर्क किया था। तो सर ने आज भी जब हम आ रहे थे तो हम लंच में क्या बनवाऊँ ये बताइए। तो कल हम फिर से इसी समय 4 बजे किसी न किसी और ख़ास मेहमान के साथ इसी तरह से लाइव जुड़ेंगे। आप कल भी आएँ और लाइव देखें, जुड़ें, कि हम कोशिश हमारी सब हमेशा यही रहती है कि हम अच्छे लोगों से आपको मिलवा सकें। तो आज के लिए हमें इजाज़त दें, समय काफ़ी लंबा चला हमारा ये, तो कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।